Welcome my QT students, CUET students. So in this session we'll be discussing some DI practice sets for CUET examination. What you can do, you can download the practice set from the Telegram group CAT-ZAT MBA, and you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. Okay, so you can download and practice it first and then solve it here, then see the solutions, or you can directly see the solutions, whichever way you prefer it. So start करते हैं. First set is a set based on table. The following table gives demand and supply of steel for the years 2003 to 2008, and surplus is defined as supply minus demand. Okay. So whenever supply is greater than demand, we have a surplus. Demand कम है, supply ज़्यादा है, तो ज़्यादा quantity available है. That additional quantity is surplus. That is what the question set is referring to. Okay. Question number 1 is saying surplus of steel is highest for which year? और surplus क्या होगा? Supply minus demand. So for 2003 this is around 4. ठीक है, एक रफ एस्टिमेशन लेते हैं. अगर रफ एस्टिमेशन से हमारा आंसर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एग्जैक्ट देखेंगे. तो अराउंड 4 आ रहा है. Isn't it so? Supply minus demand is around 4. 49 minus 45, lump sum 4. Then for 2004 this is 52.8 minus 43.5, this is 9.3. Or 50.1 minus 40.7, this is 9.4. Okay, these two values are very close. Then 31.9 minus 30.2, again 1.7, lesser than. अब हमारे पास वैल्यूज मिल गई हमें 2003 और 4 और 5 की, और 2005 की वैल्यूज इज द ग्रेटेस्ट. तो इससे छोटी कोई वैल्यू आ रही है तो फिर तो आंसर नहीं होगा ना. क्लियरली यहाँ पे वैल्यू बहुत हाई आ रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, निगेटिव में आएगी. ये निगेटिव में आएगी, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है हमको सिर्फ ऑप्शन. तो ये आंसर नहीं है अपना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू हमारी निगेटिव में आ रही है, -26 के आसपास आ रही है, और लास्ट में आ रहा है 2.5. तो क्लियरली आंसर इज 2005 ओनली, ऑप्शन सी. इज दैट मच क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज सप्लाई ऑफ स्टील इन मिलियन टन्स फ्रॉम 2003 टू 2008. एवरेज निकालना है इन सारी वैल्यूज का. क्या कर सकते हैं? टोटल 6 वैल्यूज आ रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेट नहीं लिखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. अप्रॉक्सीमेट कहीं नहीं लिखा है, तो एवरेज सप्लाई ऑफ स्टील यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है. ओके, so what we can do, first thing is that we can add all these values and then divide by 6 and then find out the average value. एक काम तो हम ये कर सकते हैं. दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा ये कर सकते हैं कि इसी काम को करने के लिए हम स्टेप्स में ब्रेक कर दें इस बात को. ठीक है, इस चीज को हम स्टेप्स में ब्रेक कर दें. तो we'll get 0.2 plus 0.8, that is 1, plus 1 2, 2.8. तो 2.8 तो अपना डेसिमल का कैलकुलेशन आ गया. देन 49 plus 52 is 101, 101. ठीक है, और ऐड कैसे करोगे? 49 में 51 ऐड करोगे, 100 हो जाएगा, फिर 1, तो 101 प्लस 50 151 प्लस 30 181 प्लस 1 182 प्लस 30 212 प्लस 60 272. दिस इज 272 प्लस 2.8, तो 274.8, एंड दिस डिवाइडेड बाई 6. तो दिस वैल्यू विल बी 6 4 जा 24, बचा फिर 34, 6 5 जा 30, फिर बचा 4.8, तो 45.8 will be our answer, option B. Is that clear? ठीक है, ये तो हो गया जबकि हमने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया. बट और क्या अप्रोच हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे? देखो, हमें एवरेज की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और जैसे ही हमने डेसिमल वैल्यूज को ऐड किया तो हमें मिला है 2.8. तो क्लियरली जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा या फिर डेसिमल के बाद की वैल्यू आएगी, 2 तो 0.8 आएगा. दैट मच वी आर श्योर ऑफ, क्योंकि अब इसके बाद में हम इंटीजर्स को ऐड करने वाले हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना. ठीक है, तो हमें ये तो क्लियर है, लास्ट में हमारे यूनिट डिजिट में 8 आने वाला है, यानी 0.8 आने वाला है. ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इन एवरेज के ऑप्शंस में 6 से, तो 4 × 6 24, यानी लास्ट में 4 आएगा. 8 × 6 48, यानी लास्ट में 8 आएगा. 4 × 6 यानी 24, अगेन लास्ट में 4 आएगा. और 2 × 6 यानी 12, यानी लास्ट में अगेन 2 आएगा. तो एक ही ऑप्शन हमारा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, जहां पे कि लास्ट में 8 आने वाला है. तो क्लियरली हमारा आंसर जो है दैट शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली. इज दैट क्लियर? कोई और ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट नहीं लिखा है. अगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिखा होता तब तो फिर प्रॉपर्ली ही कैलकुलेट करना पड़ता, बट एज सच हमें इतना ही कैलकुलेशन करना था इस क्वेश्चन में, और इसके बाद में डायरेक्टली ऑप्शन से वी कुड हैव सॉल्व्ड इट. अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, क्लियर है? और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ स्टील एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वाज हाईएस्ट इन विच ईयर?
परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ स्टील। पहली चीज है इंक्रीज होना चाहिए और फिर वो हाईएस्ट होना चाहिए। दो चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज, सेकंड इज हाईएस्ट। ठीक है, तो जहां पे इंक्रीज ही नहीं हो रहा होगा वो तो हमारा आंसर होना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2003 से 2004 में गए हम डिमांड में, तो डिक्रीज हो रहा है, तो 2004 आंसर नहीं हो सकता है। और हमेशा जो सब्सिक्वेंट ईयर है, क्योंकि इंक्रीज कब हो रहा है, 2000 इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है, चेंज कब हो रहा है, 2004 में हो रहा है। ठीक है, तो 2004 को हम 3 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा सब्सिक्वेंट वाला जो है उससे हमें फोकस करना है। और बेस वैल्यू क्या होगी, जो पीछे वाला ईयर होगा, क्योंकि चेंज तो उसमें आया है। 2004 में डिक्रीज हुआ है तो आंसर नहीं हो सकता, 2005 में अगेन डिक्रीज हुआ है, 2006 में अगेन डिक्रीज हुआ है, और क्लियरली 2006 में 7 में देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज, तो आंसर हमारा क्लियरली 2007 होने वाला है। 2008 का तो कोई चांस ही नहीं बनता। इज दैट क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूछा भी नहीं क्वेश्चन में, तो क्यों कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ स्टील फ्रॉम 2003 टू 2008। यानी कि डायरेक्ट हमें 2003 से 2008 का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, 2003 में है 49.2 और 2008 में है 60.0, तो कितना इंक्रीज आया, रफली का एग्जैक्टली 10.8 का इंक्रीज आया है, 10.8 का इंक्रीज आया है। और एक एस्टिमेशन हमारे पास जरूर होना चाहिए, 49.2 है तो इसका 10% इज 4.92। ठीक है, इतना हमें मेंटल कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। 20% कितना होगा, 20% होगा 9.84, और 20% से स्लाइटली हायर वैल्यू है, थोड़ी सी हायर वैल्यू है, तो हमें ये तो क्लियर है कि 18% आंसर नहीं हो सकता, 38% बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये वैल्यू 20% से कितना हाई है, स्लाइटली हाई है, मतलब कि 2% के आसपास, तो क्लियरली 27.88 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए ही आंसर होगा। इससे ज्यादा एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ऑप्शन 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ईयर्स 2003 टू 2006 इंक्रीज इन सरप्लस एज कंपेयर टू प्रेसीडिंग ईयर इज हाईएस्ट इन। हमेशा ये देखना है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर का पूछा गया है, पूरा नहीं पूछा है, 2003 से 2006 के लिए पूछा है। इंक्रीज इन सरप्लस एज कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर, कब हाईएस्ट होगा। ठीक है, कब हाईएस्ट होगा इंक्रीज इन सरप्लस। तो हमारा 2003 के केस में कितना सरप्लस था, दैट वाज अराउंड 4। ठीक है, अराउंड 4 था, यहाँ पे 9.3 था, यहाँ 9.4 था, और फिर सरप्लस हमारा अराउंड 1.7 है। तो 2003 से 2006 में सबसे ज्यादा चेंज कब आया है, इंक्रीज इन सरप्लस आया है हमारा 2003 से 4 में। क्लियरली यहाँ पे 5 प्लस का चेंज आया है, प्लस 5.4 या 3 का समथिंग, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2004 ओनली, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके। और जितने हम डीआई सेट्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इनके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, बिकॉज डीआई में बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आता है या समझने में प्रॉब्लम आता है, बट जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो बस तुमको साथ में ध्यान से प्रैक्टिस करते चलना है, समझते चलना है, खुद से पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद में जो गलतियां हो रही हैं वो यहाँ पे देखना है, जो सही भी कर रहे हो उसमें भी देखना है कि क्या कोई बेटर अप्रोच हो सकता था, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाओगे, इंप्रूव करते जाओगे, चीज़ों को सीखते जाओगे, तो फिर चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2। नाउ दिस इज अ बार ग्राफ बेस्ड सेट। बार ग्राफ बिलो shows total cost, labor cost and profit in crore rupees of 4 different companies P, Q, R and S. तो P for Q, for R, for S हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। फिर हमें नेक्स्ट लाइन में ये भी बता रहा है टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज सम ऑफ लेबर कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा है लेबर कॉस्ट विच इज ऑल्सो गिवन प्लस रॉ मटेरियल कॉस्ट विच इज नॉट गिवन, विच वी कैन फाइंड आउट बाय द टोटल कॉस्ट, है कि नहीं। रॉ लेबर कॉस्ट हमें गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कंपनी विच इज द हाईएस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट इज विच कंपनी। अब एक तरीका तो ये है कि हम सारी की सारी वैल्यूज में हमें टोटल कॉस्ट गिवन है और लेबर कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट में से लेबर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिलेगी, दैट विल बी टोटल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट। तो हम क्लियरली सब्ट्रैक्ट करके तो देख सकते हैं, बट क्या वो बेटर अप्रोच होगा? हमें डायग्राम दिया है, तो हम अगर डायग्राम का यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो हमें डायग्राम का यूज ही करना है। और डायग्राम का यूज कैसे करेंगे, हमें टोटल कॉस्ट के बगल में लेबर कॉस्ट दिया है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि एस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट इज हाईएस्ट, द डिफरेंस इज हाईएस्ट, तो क्लियरली आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द कंपनी विद द हाईएस्ट प्रॉफिट पर रुपी ऑफ सेल्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। हाईएस्ट प्रॉफिट कब, पर रुपी ऑफ सेल्स, यानी कि हमें चाहिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और ये मैक्सिमम होना चाहिए, दिस शुड बी मैक्सिमम।
ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज टोटल कॉस्ट, हमें टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है। तो सेल्स क्या होगा? सेल्स विल बी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट, इसलिए। ओके तो फॉर कंपनी नंबर पी हमारा सेल्स की वैल्यू क्या आएगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट यानी 30 आएगा। 30 आएगा तो डिनोमिनेटर में आ गया 30, न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रॉफिट विच इज 5, तो 5/30 आ गया। फॉर कंपनी क्यू दिस इज 25 प्लस 10, 35, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 10। तो 5/30 इज डेफिनेटली लेस देन 10/35, क्योंकि न्यूमरेटर तो डबल हो गया है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का चेंज आया है। इजंट इट सो? और ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमारा हाई था, तो 10/35 इज ग्रेटर देन 5/30, तो हमारा आंसर पी तो नहीं हो सकता डेफिनेटली। फिर आर के लिए बात करें तो दिस विल बी 25 प्लस 20 45 और 20/45, अगेन 20/45 विल बी ग्रेटर देन 10/35, और लास्ट वैल्यू आ रहा है 75 प्लस 10, तो क्लियरली ये सबसे कम वैल्यू आ रहा है, आई मीन बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 10/85। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20/45 विच इज फॉर कंपनी नंबर आर, कंपनी आर, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 of this set. The company with the lowest raw material cost per rupee of the total cost. Lowest raw material cost per rupee of the total cost, यानी कि raw material cost by total cost को हमें क्या करना है? लोवेस्ट करना है। लोवेस्ट यानी मिनिमम चाहिए। तो कौन सी कंपनी के लिए मिनिमम होगा ये? रॉ मटेरियल कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, निकाल सकते हैं, और टोटल कॉस्ट तो गिवन ही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे 15, तो 15/25। नेक्स्ट कंपनी के लिए भी वही सेम है, उसके बाद भी वही सेम है। 3 कंपनीज के लिए तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो अब 3 कंपनीज के लिए अगर सेम है तो बताओ फिर आंसर क्या होगा? आंसर वही होगा जो चौथी कंपनी होगी, इसंट इट सो? बिकॉज अगर 3 के लिए सेम है तो तीनों में से कोई एक तो आंसर हो नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है? तो क्लियरली आंसर तो अपना एस है, बट एक बार देख भी लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। सो 75 - 35 इज 40, 40/75, और इन तीनों कंपनीज के लिए दिस इज 3/5 या फिर 60%, and this is definitely less than 3/5, and this is 8/15. okay, तो 50% से slightly higher है, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 53.33% to be precise this value is. next question, question number 4. sales of company S is approximately equal to the sales of which companies? अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू में भी हमें ना मिले। कंपनी एस का सेल्स कितना आ रहा है? 75 प्लस 10, 85 आ रहा है। सेल्स क्या होगा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंपनी पी का सेल्स आ रहा है 25 प्लस 5 30, कंपनी क्यू का 25 प्लस 10 35, और कंपनी आर का 25 प्लस 20 45। 85 के हमें क्लोजेस्ट पहुंचना है, तो वी कैन ऐड क्यू एंड आर, 80 आ जाएगा। अगर हम पी और क्यू को ऐड करते हैं 65, और पी और आर को ऐड करते हैं तो आता है 75। तो क्लियरली हमारा जो क्लोजेस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है तब जबकि क्यू और आर को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी विद द हाइएस्ट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, हाइएस्ट प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो हमारा फॉर कंपनी पी दिस इज 5/25 यानी 20%। For company Q, this is 10/25, 40%, 2/5 यानी 40%. For company R, this is 20/25, very high value, और क्लियरली देख के ही लग रहा है दिस इज वेरी हाई क्योंकि क्लोजेस्ट आ रहा है, ठीक है ना? तो दिस इज 80%, और यही आंसर हो जाएगा बिकॉज लास्ट में है हमारा 10/75 विच इज क्वाइट लो। ऑप्शन आर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? और इस चीज़ को देखने के लिए भी हम अपने जो बार ग्राफ्स दिए हैं, क्योंकि बार ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हम बार ग्राफ्स की लेंथ से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो थर्ड वाला बार ग्राफ है डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला बार ग्राफ करना है, तो जितना वो आसपास होंगे, ठीक है ना, उतना उनका रेशियो जो है वो भी हाई होगा। तो क्लियरली सबसे ज़्यादा आसपास कब है? वो आर के लिए है, आर के लिए। और अगर मान लो जस्ट इन केस ग्रीन वाला किसी केस में हाई हो जाएगा, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाई कैसे होगा, कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो हाई तो नहीं हो सकता, बट जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है? हालांकि हाई हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर सेल्स हमारा बहुत ज़्यादा भाई इन्फ्लेट कर दिया तो पॉसिबल है, हाई भी हो सकता है, ठीक है, तो डेफिनेटली हाई हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं?
ठीक है, और क्या अप्रोच समझ में आता है, क्योंकि अगर ये इस क्वेश्चन में भी अगर तुमने ये अप्रोच लगाओगे, इसकी सिर्फ बार ग्राफ्स की लेंथ के हिसाब से तुम मेजर कर लोगे तो भी दिख रहा है क्लियरली कि ऑप्शन सी यानी कि कंपनी आर विल बी द आंसर, और कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितना हम अपनी कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, बट देखने में, आंखों को देखने में धोखा नहीं खाएंगे कभी भी, जब भी हमारा जो मेजरमेंट है वो सफिशिएंटली डिफरेंट होंगे। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है, और रेगुलरली हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट और एलआर का जो भी कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं उनको देखते रहना, ठीक है। और कोई भी तुमको डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व योर कंसर्न्स वट एवर डाउट इज देयर, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड कंसर्न है तो भी पूछ सकते हो, और ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।